12 और 13 दिसंबर 2026 दिल्ली के बेहद सुरक्षित कूटनीतिक कमरों के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी फाइलें देख करके आज व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में भी सन्नाटा पसर चुका है। आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के रणनीतिकार दिल्ली की तरफ टकटकी लगा करके बैठे हैं? क्या सच में वो अमेरिकी डॉलर जिसने पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? रसिया के व्लादिमीर पुतिन, चाइना के शी जिनपिंग और ईरान के मसूद पेजेश्कियान आखिर अमेरिका के इन तीन सबसे बड़े दुश्मनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही मेज पर बिठा करके ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के ही पक्के दोस्तों यानी कि यूएई और मिस्र को इस ब्रिक्स समिट के अंदर शामिल करके भारत ने वो ग्लोबल गेम खेल दिया है जिसे समझने के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के थिंक टैंक्स पूरी तरह से फेल कर गए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। आज हम उस बंद कमरे की हर सीक्रेट फाइल खोलेंगे। आज हम डिकोड करेंगे नई दिल्ली के अंदर रचे गए उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल बवंडर को जो दुनिया का भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास तीनों हमेशा के लिए पलट करके रख देने वाला है। दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर होने वाला ये 18वां ब्रिक्स समिट कोई आम कूटनीतिक बैठक नहीं है। ये एक ऐसा मंच बन चुका है जहां से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से ढहता हुआ नजर आ रहा है। साल 2024 और 2025 के अंदर मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया की एंट्री के बाद में ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का समूह नहीं रहा है, बल्कि ये ग्लोबल साउथ की एक ऐसी आक्रामक और स्वतंत्र आवाज बन चुका है जिसके सामने अमेरिका और यूरोप का पूरा सिस्टम अब सिर्फ एक कागजी शेर बनता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस साल इस समिट की थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। सुनने में ये थीम जितनी शांत और डिप्लोमेटिक लगती है, बंद कमरों के अंदर की हकीकत उतनी ही विस्फोटक है। दोस्तों, भारत की मेजबानी में हो रहे इस महामंथन के अंदर दुनिया की वो पावरफुल RIC तिकड़ी यानी कि रसिया, इंडिया और चाइना 5 साल बाद एक साथ अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। जब दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें और तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज एक ही मंच पर बैठती हैं तो ग्लोबल बिजनेस, तेल, ऊर्जा और डी-डॉलराइजेशन का खेल अपने आप नई दिल्ली के इशारों पर घूमने लगता है। दोस्तों, अक्टूबर 2019 के मामल्लपुरम समिट के बाद में अगर चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की धरती पर कदम रखते हैं तो ये बीते 7 सालों के अंदर उनकी पहली भारत यात्रा होगी। गलवान घाटी के तनाव के बाद से भारत और चाइना के रिश्ते जिस बर्फ में दबे थे अब वो बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। हाल ही के अंदर चाइनीज विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में आयोजित प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट कर दिया कि चाइना नई दिल्ली के अंदर होने वाले इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से भारत का समर्थन करता है। भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री और चाइनीज उप विदेश मंत्री हुआ जुनिंग के बीच में बीजिंग के अंदर हुई मीटिंग्स इस बात का साफ इशारा करती हैं कि एशियाई महाशक्तियां अब अपने विवाद खुद सुलझाने के अंदर सक्षम हैं। उन्हें किसी भी पश्चिमी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और यही वो बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डरा रही है। दोस्तों, अमेरिका के रणनीतिकार ये देख करके हैरान हैं कि जिन देशों को वॉशिंगटन अपना सबसे बड़ा खतरा मानता था वो अमेरिका के ही सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार भारत की धरती पर बैठ करके दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, जिस अमेरिकी डॉलर के दम पर वॉशिंगटन दशकों से पूरी दुनिया की छाती पर मूंग दलता रहा था, ब्रिक्स के इसी मंच से उस डॉलर की मौत का वारंट जारी कर दिया जा रहा है। अमेरिका की असली ताकत उसकी सेनाएं नहीं हैं, बल्कि उसकी करेंसी सिस्टम है। जब भी कोई देश अमेरिका की आंखों के अंदर आंखें डालता है, वॉशिंगटन उसे तुरंत स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर फेंक देता है। लेकिन दोस्तों, ब्रिक्स देशों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स पर्दे के पीछे एक ऐसा अंडरग्राउंड पेमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर चुके हैं जिसने रातों रात यूरोपियन यूनियन की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के जरिए ब्रिक्स एक ऐसा समानांतर वित्तीय ढांचा तैयार कर चुका है जो बिना किसी राजनीतिक शर्त या पश्चिमी एजेंडे के विकासशील देशों को अरबों डॉलर का कर्ज दे रहा है।
भारत और रसिया ने पहले ही रुपए और रूबल के अंदर ट्रेड स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, ब्रिक्स पे नाम का ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी आधारित नया सिस्टम पश्चिमी सर्वर से पूरी तरह से बाहर है। अगर दुनिया की व्यापार का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा भी डॉलर के बजाय इन लोकल करेंसीज के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो अमेरिका अपने ही 34 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ तले दब करके घुटनों पर आ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का सबसे सस्पेंसफुल हिस्सा अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत क्यों अमेरिका के पक्के दोस्तों और कट्टर दुश्मनों को एक ही कमरे के अंदर ला रहा है? दोस्तों, ये भारत की सामरिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का वो मास्टरस्ट्रोक है जिसे अमेरिका आज तक डिकोड नहीं कर पाया है। जब ब्रिक्स के विस्तार की बात हुई थी तब चाइना चाहता था कि इस संगठन के अंदर सिर्फ उसके कर्ज के जाल में फंसे हुए एंटी वेस्ट देश शामिल हो। चाइना ब्रिक्स को सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने चाइना के इस पूरे गेम प्लान को बड़ी ही खामोशी से न्यूट्रलाइज कर दिया। नई दिल्ली ने पर्दे के पीछे से जोर देकर के यूएई, मिस्र और सऊदी अरेबिया जैसे देशों की ब्रिक्स के अंदर एंट्री करवाई। ये देश अमेरिका के पुराने डिफेंस पार्टनर्स हैं और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हैं। इनके आने से ब्रिक्स के अंदर चाइना का एकाधिकार पूरी तरह से टूट गया है और संगठन के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर स्टेब्लिश हो गया है। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ की आवाज है, ना कि बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कोई विस्तार। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है समंदर पर कब्जे का वो बड़ा खेल जिसने नेटो नेवी के जनरलों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल शिपिंग के रास्तों के ऊपर ब्रिक्स देशों ने एक ऐसा मैरीटाइम कार्टेल बना लिया है जो किसी भी वक्त वेस्टर्न कंट्रीज की फैक्ट्रियों को ठप कर सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार जिन संकरे रास्तों से गुजरता है उन्हें चौक पॉइंट्स कहते हैं। आज की तारीख के अंदर मिस्र के ब्रिक्स में शामिल होने से स्वेज नहर पर ब्रिक्स का इफेक्ट बढ़ गया है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 1/3 हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है और इस रास्ते के दोनों तरफ बैठे ईरान और यूएई अब ब्रिक्स में भारत के पार्टनर हैं। मलक्का स्ट्रेट और पूरे हिंद महासागर के अंदर भारत खुद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। अब यूरोप की फैक्ट्रीज को कच्चा माल चाहिए या फिर अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल चाहिए तो उन्हें ब्रिक्स के इसी रणनीति घेरे से होकर के गुजरना होगा। पश्चिमी देशों की पूरी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की चाबी अब सीधे नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग की जेब के अंदर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात के ऊपर मिडिल ईस्ट का एंगल सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इजराइल हमास युद्ध की आग और उड़ती हुई मिसाइलों के बीच में कट्टर दुश्मन ईरान और यूएई को दिल्ली के अंदर एक ही मेज पर बिठा करके भारत ने बिल्कुल रातों रात वो काम कर दिया है जिसे करने में अमेरिका पिछले 50 सालों के अंदर फेल हो चुका था। दोस्तों, फरवरी में हुए इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद से वेस्ट एशिया का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दोस्तों, ईरान और यूएई के हित एक दूसरे से सीधे टकराते हैं। ब्रिक्स के अंदर भी फिलिस्तीन और 2 स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे के अंदर भारत एक ग्रेट मीडिएटर बनकर के उभरा है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके इजराइल के साथ भी स्ट्रैटेजिक संबंध हैं, यूएई के साथ भी भाईचारे वाले आर्थिक रिश्ते हैं और ईरान के साथ में ऐतिहासिक कूटनीतिक जुड़ाव है। अब दोस्तों, अगर 12 और 13 सितंबर की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों धुरंधरों के बीच में मध्यस्थता करा करके ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र पर दोनों को एक साथ ले आते हैं तो ये ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर अमेरिका की सदियों पुरानी भूमिका का परमानेंट अंत होगा। दुनिया समझ जाएगी कि अब शांति के लिए वॉशिंगटन जाने की जरूरत नहीं है, समाधान नई दिल्ली से निकलता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का दिल्ली आना सिर्फ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, इस मीटिंग के पीछे चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC का वो गेम चेंजिंग दाव भी छिपा हुआ है जो पाकिस्तान के पूरे वजूद को ही नक्शे से बाहर कर देता है। दोस्तों, मई 2019 के अंदर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को ईरान से तेल आयात बंद करना पड़ा था, लेकिन आज के बदले हुए हालात के अंदर पेजेश्कियान और पीएम मोदी के बीच में होने वाली वार्ता चाबार पोर्ट को अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करने की दिशा के अंदर सबसे बड़ा कदम होगी। ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया
रसिया और यूरोप तक एक सुरक्षित, तेज और वैकल्पिक सप्लाई चेन देता है। पश्चिमी देशों के भारी प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना भारत की संप्रभु इच्छाशक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये साबित करता है कि नई दिल्ली अब किसी भी बाहरी सुपर पावर के डिक्टेशन के ऊपर अपनी नीतियां नहीं बदलती है। अब दोस्तों जरा नजर डालिए उस हिडन लेयर पर जो स्पेस और सबमरीन डिफेंस के अंदर ब्रिक्स के घातक गठबंधन की कहानी कहती है। पश्चिमी देश तकनीकी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। जब भी वो किसी देश को हथियार बेचते हैं तो एंड यूजर मॉनिटरिंग के नाम पर दादागिरी करते हैं। मतलब वो तय करेंगे कि आप उस हथियार को कब और किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स ने इस ब्लैकमेलिंग का परमानेंट इलाज खोज लिया है। दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में डिफेंस और टेक्नोलॉजी का जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो पूरी तरह से बिना किसी शर्त के है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा और क्लासिकल एग्जाम्पल है। आज ब्रिक्स के बंद कमरों के अंदर अगली पीढ़ी की सबमरीन्स, हाइपरसोनिक हथियारों और ड्रोन तकनीक के साझा विकास की रणनीतियां बन रही हैं। यही नहीं, अंतरिक्ष के अंदर पश्चिमी देशों की मोनोपोली तोड़ने के लिए ब्रिक्स देशों ने अपना खुद का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन स्थापित कर दिया है। अब मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन और सबसे अहम सामरिक निगरानी के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को नासा या फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, बल्कि युद्ध या संकट के समय अगर पश्चिमी देश अपना सैटेलाइट डेटा या जीपीएस बंद भी कर दें तो ब्रिक्स की अपनी स्पेस शील्ड उन्हें अंधा नहीं होने देगी। भारत की इस कूटनीति का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नई दिल्ली ने इस शिखर सम्मेलन के अंदर ब्रिक्स के बाहर के देशों को भी खींच लिया है। दोस्तों रीजनल डिप्लोमेसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में विशेष अतिथि का दर्जा देकर के दिल्ली आमंत्रित किया है। ये कोई साधारण इनविटेशन नहीं है, इसके पीछे दो बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। पहला ये है कि भारत दुनिया को और खास तौर पर चाइना को ये बता रहा है कि दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के अंदर नई दिल्ली ही निर्विवाद बोस है। भारत अपने पड़ोसियों के विकास और ग्लोबल मंचों पर उसकी आवाज उठाने के लिए खुद एक पुल का काम कर रहा है। और दोस्तों दूसरा, ये इस बात का साफ संकेत है कि बिम्स्टेक देशों को अब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर सार्क जैसे डेड हो चुके संगठनों की जरूरत नहीं है। भारत उन्हें सीधे ब्रिक्स जैसे ग्लोबल पावर हाउस के साथ में जोड़ रहा है। अब दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि भारत एक बहुत ही खतरनाक माइंड गेम खेल रहा है? बाहर से देखने पर भारत इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड का सबसे मजबूत पिलर है। वो अमेरिका और फ्रांस के साथ में क्रिटिकल नेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और स्पेस मिशन पर बेहद करीबी से काम कर रहा है। लेकिन उसी वक्त वो ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर रहा है जो पश्चिमी देशों के बनाए गए हर नियम को चुनौती दे रहा है। इसे कहते हैं 21वीं सदी की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। दोस्तों भारत अच्छे तरीके से जानता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है। अगर भारत पूरी तरह से अमेरिका के पाले के अंदर चला जाता तो वॉशिंगटन भारत को भी जापान या फिर यूरोप की तरह एक जूनियर पार्टनर मान करके अपनी शर्तें थोप देता। लेकिन भारत ने रसिया से सस्ता तेल खरीद करके और ईरान, चाइना के साथ में मंच साझा करके व्हाइट हाउस को ये मूक संदेश दे दिया है कि भारत के पास में विकल्पों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों अमेरिका भारत पर अपनी नीतियां नहीं थोप सकता है। अगर अमेरिका को एशिया के अंदर चाइना का मुकाबला करना है तो उसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पूरा सम्मान करना होगा। ब्रिक्स देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर जो खामोश कब्जा किया है उसने यूरोप की ग्रीन एनर्जी क्रांति की हवा निकाल दी है। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये वो खनिज हैं जिन पर भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टिकी है। चाइना के पास में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का लगभग 80% कंट्रोल है। रसिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया के पास में इन खनिजों की अथाह खजाने हैं। ब्रिक्स की वर्किंग कमेटी पर्दे के पीछे ये रणनीति बना रही है कि पश्चिमी देशों को ये खनिज कच्चे रूप में एक्सपोर्ट करने के बजाय ब्रिक्स देशों के भीतर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाई जाए। जब अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रीज को इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ब्रिक्स के कार्टेल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा तो पश्चिमी देशों की कोई भी तकनीकी क्रांति बिना नई दिल्ली, मॉस्को या फिर बीजिंग की हरी झंडी के आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये एक ऐसा साइलेंट रिसोर्स वॉर है जिसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज बिना गोली चलाए ही हार रहे हैं।
दोस्तों इस पूरी कहानी का कंक्लूजन बहुत ही स्पष्ट और पावरफुल है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर जो फैसले लिए जाएंगे वो इस बात का ऐलान होंगे कि वैश्विक सत्ता का केंद्र अब अटलांटिक से पूरी तरह से खिसक करके इंडो पैसिफिक की तरफ आ चुका है। दशकों तक अमेरिका और यूरोप ने दुनिया को ये पट्टी पढ़ाई थी कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन है। उन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकार और क्लाइमेट चेंज के नाम पर हमेशा से विकासशील देशों को उपदेश दिए, लेकिन ब्रिक्स ने इन सभी पाखंडों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अब दोस्तों आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? आप भी अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर लिखिए। नमस्कार।